तो डेजिग्नेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट किया और इंसर्ट करके यहाँ पे दे दिया मैंने एक और कॉलम डेजिग्नेशन का। ठीक है, तो ये हो गए डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, रेंटल अलाउंस। इसके बाद जो है वो आ जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी के बाद जो है मिसाल के तौर पे हम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टैक्स उसका जो है वो कितना टैक्स बन रहा है, और फिर उसके बाद नेट नेट सैलरी। ठीक है, अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ये सेल है, तो ये तो चलो इस तरह से हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसी बेसिक सैलरी को भी कर दिया। ये जो अलाउंसेस हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो है वो ऊपर एक रो मजीद ऐड हो जाए, जहाँ पे लिखा वो मतलब दो रोज में आ जाए ये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, रेंटल अलाउंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आके स्पेस दे के अलाउंस यहाँ पे लिख दिया, बट यहाँ पे जो है वो नज़र नहीं आ रहा अलाउंस लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं आपको, आ, जो मेरा फॉर्मूला बार है उसमें तो मुझे अलाउंस लिखा हुआ शो हो रहा है, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और मैं सेल का कॉलम की विड्थ भी और नहीं बढ़ाना चाह रहा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन क्या करता है, ये आपके जो भी सेल है ना, उसमें जितना टेक्स्ट है सबको हाइट वाइज, मतलब सेल की हाइट को इंक्रीज करके, और वो पूरा सेल उसमें एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसी सेल की हाइट इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी। थोड़ा सा मैं इसको मजीद एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ये दो लाइंस में आ जाए। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी करना है मुझे। ठीक है, इसको भी मैं आ, वो कर दूंगा रेपटेक्स, और यहाँ पे भी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी विद इसकी एडजस्ट कर देंगे ताकि हमारा वर्ड कंप्लीट आ जाए। ठीक है, हाइट वापस नॉर्मल कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हुई हुई है अभी इसकी हाइट। ऐसी ग्रॉस सैलरी को भी मैं चाह रहा हूँ कि दो उसमें आ जाए, तो यहाँ से इसको रेपटेक्स कर देते हैं। टेक्स इसी तरह से रहने दिया, कॉलम थोड़ा सा छोटा कर दिया, और आईडी का भी कॉलम थोड़ा सा छोटा कर दिया। डेजिग्नेशन टेक्स्ट बहुत बड़ा आ रहा है, तो टेक्स्ट में कम करने के लिए इसको कर देता हूँ पोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरी जो शीट होगी उसकी हेडिंग्स कुछ इस तरह से आएंगी। अब इसमें क्या है, इसमें हमने जो है वो बाकी की डिटेल्स ऐड करनी है। जैसे एम्प्लॉय आईडी, कोई भी रैंडम नंबर हम जो है वो ले सकते हैं एम्प्लॉय आईडी के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कम करके दो नंबर्स पे ले लेता हूँ, दो डिजिट्स पे ले लेता हूँ। आपकी चॉइस है, आपके ऑफिस में किस हिसाब से जो है वो एम्प्लॉय आईडी जारी होती है। ठीक है, इसी तरह से नेम्स, नेम भी मैं रैंडमली ले रहा हूँ। ठीक है, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन भी आप अपने हिसाब से रखोगे अभी, क्योंकि हमारे पास कोई एक्यूरेट डेटा तो है नहीं। तो मिसाल के तौर पे एक आ गया मैनेजर, एक आ गया सीनियर डेवलपर, एक आ गया जूनियर डेवलपर, एक आ गया डिज़ाइनर,
एक आ गया इंटर्न, 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 ठीक है। स्टाफ, स्टाफ, ठीक है। अब बेसिक सैलरी भी जो है वो सबकी अलग होगी, बस ध्यान सैलरी असाइन करते हुए ध्यान ये रखना कि उसकी पोस्ट जो है उस हिसाब से सैलरी मैच होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमने जो है वो मैनेजर को दे दी 95,000, सीनियर डेवलपर को दे दी 70,000, जूनियर को दे दी 55,000, डिज़ाइनर को दे दी 48,000। इंटर्न्स जो है वो हमारे तीनों जाएंगे 42,000 के हिसाब से, ठीक है। और ऑफिस स्टाफ जो है वो 30,000, ठीक है। अब अलाउंस, अलाउंस फिलहाल मैं सबको एक जैसा दे रहा हूँ, चाहे वो मेरा मैनेजर हो, चाहे वो स्टाफ हो, इंटर्न हो, डिज़ाइनर हो, डेवलपर हो, कोई भी हो, अलाउंस सबको मैं अभी एक जैसा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो भी उनकी अलाउंस किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। जो भी बेसिक सैलरी है मिसाल के तौर पे उसका 10% ट्रांसपोर्ट अलाउंस दूंगा मैं। तो जो भी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी मैंने सेलेक्ट करी, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है किससे, अब यहाँ पे हम परसेंटेज रेट दे देंगे। अब मिसाल के तौर पे मुझे 10% से देना है तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा तो ये उसको 9,50,000 कर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है। देखो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है। अब मैं एंटर करूंगा तो ये इस अमाउंट का 10% मुझे निकाल के दे देगा, ठीक है। और फिर सिंपल इसको क्योंकि फॉर्मूला लगाया हुआ है तो मैंने ड्रैग कर लिया, तो ये आ गया। फिर से देखो मेडिकल अलाउंस भी आपका बेसिक सैलरी का परसेंटेज रेट के हिसाब से होगा। मेडिकल अलाउंस में दे रहा हूँ 15%, ठीक है। इज इक्वल्स टू जो भी बेसिक सैलरी है उसका मल्टीप्लाई करवाया किस परसेंट से वो यहाँ पे लिख दिया, और क्योंकि परसेंटेज रेट है तो इसलिए हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अदरवाइज हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग जो भी परसेंटेज रेट है उसकी मतलब परसेंटेज निकाल के उस रेट से हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, बट परसेंटेज का सिंबल लगा दो तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। अब ये 95,000 का 15% जो है वो बनता है 14,250, ठीक है। तो ये सबके आ गए। इसी तरह से रेंटल अलाउंस जो है वो मैं दे रहा हूँ तकरीबन 6%। किसका? D2 का। D2 क्या है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कितना? 6%, ठीक है। इसको भी ड्रैग कर लिया। अब ये भी मेरे पास जो है वो पूरी लिस्ट आ गई। ग्रॉस सैलरी में क्या होगा? ग्रॉस सैलरी बेसिकली क्या होता है, आपकी जो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस ये बन जाती है आपकी ग्रॉस सैलरी। मतलब किसी भी डिडक्शन से पहले जो सैलरी होती है ना, जिसमें सारे अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, सारे इंसेंटिव्स ऐड हो जाते हैं आपके, सही है ना। क्योंकि कुछ जगहों पे जो है वो आपके कमीशन के हिसाब से भी सैलरीज जो है वो चेंज हो रही होती हैं। मतलब एक आपकी बेसिक पे होती है, फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल लें कॉल सेंटर एजेंट्स की, तो उनकी सैलरी बेसिक सैलरी तो वो तो फिक्स होती है। उनको अच्छी पोस्ट पे जैसे मैनेजर है या डेवलपर्स हैं, सॉरी उनमें तो खैर कॉल सेंटर एजेंट्स में डेवलपर्स नहीं होते, लेकिन अच्छी पोस्ट पे अगर हो गए, टीम लीडर्स हो गए, मैनेजर हो गए, टीम लीडर्स हो गए, तो इनको अलाउंसेस भी मिल रहे होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिल रहा होता है, इनको मेडिकल अलाउंस मिल रहा होता है, तो वो भी इंसेंटिव के साथ ऐड होते हैं, ठीक है। अब आपको अगर किसी का कमीशन बेस वो निकालना है तो आप उसको मिसाल के तौर पे जितनी कमीशन उसको उसकी बन रही है, सही है, उस हिसाब से आप जो है उसका मल्टीप्लाई करवा के उसका भी रेट निकाल सकते हो। कि अगर जैसे परसेंटेज रेट के हिसाब से आपने उसको कमीशन सेट किया हुआ है कि भाई मिसाल के तौर पे आपकी बेसिक सैलरी इतनी है और
इतना परसेंट जो है वो हम आपको कमीशन देंगे। अगर कमीशन बन रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, नहीं बन रहा तो वो वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा कमीशन पे। ठीक है। और इस सारी जितनी भी इंसेंटिव्स और अलाउंसेस होते हैं, जो ऐड होती है ना चीज़ें, वो सारी चीज़ें ऐड होने के बाद जो है वो हमारी बन जाती है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फंक्शन, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस इंसेंटिव अगर है कोई, तो हमने फिलहाल कोई इंसेंटिव नहीं दिया तो इस वजह से हमारी आ गई बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस। सिंपल हमने उन चारों वैल्यूज़ को सम अप करके यहाँ पे रिजल्ट ले लिया। रिजल्ट के लिए कॉलम थोड़ा छोटा है, इसको कॉलम को बड़ा कर देते हैं, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको अब मैंने ड्रैग कर दिया, तो ड्रैग जैसे ही किया सबका रिजल्ट आ गया। सिंपल सम का फॉर्मूला लगाया, ऐसी परसेंटेज टैक्स, टैक्स भी जो है वो परसेंटेज रेट से ही कैलकुलेट किया जाता है यूजुअली, बट हमारे पास एक जो है वो कंडीशन टैक्स की ये भी होती है कि सालाना जो इनकम होती है आपकी, उस हिसाब से जो है वो टैक्स कैलकुलेट होते हैं। ये टैक्स ग्रॉस सैलरी पे अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है बेसिक सैलरी पे नहीं। लेकिन कुछ जगहों पे जो है उनकी कंडीशन होती है कि नहीं, आपका टैक्स जो है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से डिडक्ट होगा, क्योंकि ये हम अलाउंसेस दे रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है। तो हमारे केस में अभी जो है जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो ग्रॉस सैलरी पे हो रहा है। तो मिसाल के तौर पे जो भी कंडीशन है, जो भी क्राइटेरिया है, वो कंडीशन अभी हम साइड पे रखते हैं और इसको जो है वो हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे भाई 25% टैक्स कट रहा है फॉर एग्जांपल ग्रॉस सैलरी का। तो ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 25% इंटर, तो ये इसका टैक्स अमाउंट आ गया। ठीक है ना, कि इसमें से इतना अमाउंट माइनस होगा तो इसकी नेट सैलरी बन जाएगी। फिर से देखो क्या किया मैंने, ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज रेट है आपका, मैंने कहा 25, और यहाँ पे परसेंट का साइन लगा दिया, तो ये आ गया इसका परसेंटेज के, इसका 91,700 का 25% बनता है 22,925। ठीक है, इस तरह से इसका हमने टैक्स रेट भी निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। नेट सैलरी में क्या होगा, ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स, मतलब आपने ग्रॉस सैलरी में सारी चीज़ें ऐड कराई थी, उसमें से अब टैक्स को डिडक्ट करके जो फाइनल चेक कंपनी इशू करेगी एम्प्लॉय को, वो ये होगा। ठीक है, बताओ 95 उसकी बेसिक सैलरी थी और टैक्स वैक्स कट के उसको 93,337 रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, खैर ये एक एग्जाम्पल के लिए इस तरह से कंडीशन बताई है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करेंगे अभी, और मैं टैक्स भी बताऊंगा कि टैक्स का स्लैब जो है वो किस तरह से चेंज होता है और आप किस तरह से उसको चेक कर सकते हो कि किस अमाउंट पे क्या टैक्स रेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी बेसिक सैलरी जो है वो नेट सैलरी आ गई। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं, जैसे अगर एम्प्लॉई जो है वो छुट्टी कर रहा है तो उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। तो सैलरी उसकी किस हिसाब से डिडक्ट होगी, क्या उसकी ग्रॉस सैलरी पर डिडक्शन होगी, क्या उसकी नेट सैलरी पे डिडक्शन होगी, या उसकी बेसिक सैलरी पे डिडक्शन होगी। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना, ये कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की क्या पॉलिसी है, वो किस तरह से डिडक्शन कर रहे हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अब मिसाल के तौर पे ये जैसे इसकी है टोटल सैलरी, बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेसिक सैलरी है इसकी 95,000। ठीक है, तो ये 95,000 कुछ कंपनीज क्या करती है, सिंपल इन्होंने बेसिक सैलरी ली, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दिया, सॉरी उसको डिवाइड करवा दिया नंबर ऑफ वर्किंग डेज से। मिसाल के तौर पर 30, एवरेज जो है वो 30 डेज का मंथ काउंट होता है
भले वो फैब हो, फैब को भी अगर डिडक्शन करनी होगी तो वो 30 से डिवाइड कर देंगे। और भले वो कोई ऐसा वर्किंग डे हो जिसमें, मतलब वर्किंग मंथ हो जिसमें जो है वो 31 डेज आ रहे हो, उसको भी वो 30 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इस तरह से ये एक एवरेज रूल है। कुछ कंपनीज उसी मंथ के हिसाब से भी वो करती हैं, जैसे 28 है फरवरी तो 28 से उसको डिवाइड करेंगे। कभी जैसे 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है आपका, वो 29 दिन का होता है फरवरी, तो उसको 29 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एक एवरेज रूल जो है वो लोगों ने 30 के हिसाब से बनाया हुआ है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आपकी डेली सैलरी आ गई। और फिर उसको जो है जैसे हाफ डेली, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करके डिडक्ट कर देंगे। और अगर आपने लीव पूरी ली हुई होगी, मतलब एक दिन की सैलरी डिडक्ट करनी होगी तो इसको डिडक्ट कर देंगे। एक से ज़्यादा दिन की डिडक्ट करनी होगी तो उसी हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, ये मंथली बेसिक सैलरी से हमने कैलकुलेट किया। कुछ जगहों पे क्या होता है, कुछ जगहों पे आपकी जो बेसिक सैलरी होती है इसको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, सॉरी पहले इसको डिवाइड करवाते हैं 30 से। ठीक है, ये इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो पहले 12 से। ये आ गई आपकी साल की सैलरी। साल की जो सैलरी होती है इसको फिर डिवाइड करवाते हैं 365 से, क्योंकि साल में दिन जो होते हैं वो होते हैं 365। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा। अगर मैं इसको सिंपल यहाँ से डिवाइड करवा दूँ 30 से, देखो यहाँ पे ज़्यादा सैलरी डिडक्ट होगी, यहाँ पे कम होगी, क्योंकि इसमें साल में कितने दिन हैं उस हिसाब से जो है वो काम हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें आपके अगर 28 दिन है तो 28 दिन की सैलरी कटेगी, 30 दिन है तो 30 दिन की सैलरी, मतलब उस हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का काम होता है जो कंपनीज करती हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज पे कि क्या कंपनी की पॉलिसीज हैं, किस तरह से कंपनी में वर्क हो रहा है आपकी। ठीक है, फिलहाल डिडक्शन किस तरह से होगी वो देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे टैक्स के साथ मैंने एक और कॉलम ले लिया। सैलरी डिडक्ट का। ठीक है, अब सैलरी किस तरह से डिडक्ट हो रही है, अब इसके लिए मुझे एक और कॉलम फिलहाल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक अटेंडेंस शीट नहीं बनाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, अब ये मैंने जो है वो यहाँ पे एक कॉलम बना लिया कि 22 वर्किंग डेज हैं, उसमें से हमारे पास जो है जो एम्प्लॉय आया है वो कितने दिन आया है। तो यहाँ पे जल्दी से एक रैंडम का फॉर्मूला लगा देते हैं कि इज इक्वल्स टू रेंट बिटवीन, ब्रैकेट ओपन, बॉटम वैल्यू मैंने कर दी 0, क्योंकि सबसे लोएस्ट जो है वो 0 पे जाएगा। और हाईएस्ट वैल्यू मैंने कर दी 22। कुछ एम्प्लॉय है वो किसी एक दिन भी नहीं आया, तो फिर क्या करना है, तो उस हिसाब से जो है वो उसकी सैलरी डिडक्ट होगी या जो है वो। ठीक है, अब किसी ने एक दिन की छुट्टी करी, मतलब कोई एक दिन प्रेजेंट हुआ, ये यहाँ पे प्रेजेंट के हिसाब से हमने मिसाल के तौर पे काउंट कर लिया। कोई एक दिन प्रेजेंट हुआ, कोई सॉरी प्रेजेंट के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, एब्सेंट के हिसाब से हमने काउंट कर लिया। सही है, कोई एक दिन एब्सेंट हुआ, कोई पूरे 22 दिन ही एब्सेंट हो गया, कोई 9 दिन एब्सेंट हुआ, कोई 2 दिन, 13 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 16 दिन, 15 दिन। ठीक है, 15 दिन। तो इसको अब किस तरह से डिडक्ट करेंगे, अब डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ पे डिडक्शन ले रहे हैं। हम मिसाल के तौर पे ग्रॉस सैलरी पे ले रहे हैं और हमारा वर्किंग डेज जो है वो 22 है। ठीक है, तो हमने इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि ये थोड़ा आसान हो जाए हम लोगों के समझने के लिए कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका पर डे निकालना है कि पर डे इसका क्या बन रहा है। ठीक है ना, ये 1,24,450 रुपए का पर डे कितना बन रहा है, तो इसको हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, डिवाइडेड करवाया, हमारे पास टोटल वर्किंग डेज कितने हैं 22।
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये क्या करेगा, ये हमें पर डे निकाल के दे देगा कि पर डे इसका ये अमाउंट बन रहा है अगर हम 22 वर्किंग डेज के हिसाब से काम कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर अब उसमें से हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस रिजल्ट को, जो ये रिजल्ट आया इसको किससे, इस 10 नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो 10 नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, कितना अमाउंट उसका डिडक्ट होना चाहिए, कितनी सैलरी उसकी डिडक्ट होनी चाहिए। तो इसमें फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट। ठीक है, अब ये आ गया कि 10 दिन में क्या अमाउंट बन रहा है उसका। ठीक है, एक दिन का अमाउंट वो इस फॉर्मूले के अंदर इसी से आ गया और उसको मल्टीप्लाई करा दिया हमने इसकी जो भी वैल्यू आ रही है उससे, कि कितने दिन वो एब्सेंट है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं है, बेसिकली ये मल्टीप्लाई बाय I2 है। ठीक है, I2। सही है। अब नेट सैलरी फिर से किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नेट सैलरी में आपकी सारी डिडक्शन आती हैं ग्रॉस सैलरी में से। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ गई माइनस सैलरी डिडक्शन माइनस टैक्स डिडक्शन, तो ये आपकी नेट सैलरी आ गई। ठीक है, अब जितनी छुट्टियां करी हैं वो छुट्टियां कटने के बाद अब आपकी नेट सैलरी जो है वो बन गई। अब क्योंकि सब में ये हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये हर दफ़ा रिजल्ट अपडेट होगा, इसलिए ये अमाउंट भी चेंज हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का देखो जिन्होंने पूरी 22 दिन छुट्टी करी है, सही है, उनकी सैलरी जो है वो माइनस में चले गई। अब माइनस में क्यों गई, रीज़न क्या था, क्योंकि उनको अमाउंट तो जो है वो उनका बन रहा है ना, टैक्स तो उनका डिडक्ट हो रहा है, टैक्स तो उनका बन रहा है। सही है। अब ये तो ये जो अमाउंट है हमारे पास ग्रॉस सैलरी का 62880, यही हमारी सैलरी डिडक्ट हो गई, बट जो उस पर 25% टैक्स लगा है तो वो भी डिडक्ट होगा। तो जब वो भी डिडक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमने जो टैक्स लगाया है वो हमने किस पे लगाया है, ग्रॉस सैलरी पे। ठीक है, और हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि कंडीशन लगा दें, अगर जो है वो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो तो वो उसको अवॉइड कर दे, टैक्स उस पर काउंट ना करे, और अगर जो है वो पॉजिटिव में आ रही है तो वो उस पर टैक्स काउंट करे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, सैलरी डिडक्शन किस तरह से सैलरी कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ प्रेजेंट और नंबर ऑफ एब्सेंट से, ये समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। जी जी, 6 लाख नहीं, 12 लाख सालाना पे जो है वो टैक्स है, उससे नीचे के अमाउंट पे नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। हाँ जी, अब नज़र आ रहा है सबको। ठीक है, तो FBR के हिसाब से जो है, जो आपका वेयर प्रॉफिट ऑन डेट डज नॉट एक्सीड, चाहिए डिविडेंड्स का है, इनकम सैलरी टैक्स। ठीक है, बेसिकली 6 लाख से ऊपर की सैलरी का है, सालाना 6 लाख अगर आप कमा रहे हो तो उससे ऊपर जो है वो टैक्स आपका डिडक्ट होता है, उससे नीचे टैक्स डिडक्ट नहीं होता। ठीक है, ये पहला स्लैब आ गया। इनकम अगर आपकी 6 लाख है तो उस पर टैक्स रेट जो है शैल बी 0%। 6 लाख से ऊपर है बट 12 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है, मतलब 6 से 12 लाख तक है, तो आपका 25% और 2.5% जो है वो टैक्स डिडक्ट होगा। किस पे,
जितना अमाउंट 6 लाख को एक्सीड कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की सालाना इनकम 8 लाख बन रही है, तो उस पे सिर्फ 2 लाख पे टैक्स बनेगा। किस हिसाब से? 2.5% के हिसाब से। ठीक है। ऐसे ही 12 लाख से 24 लाख तक की इनकम है, तो उस पे जो है वो फिक्स्ड अमाउंट आपका 15,000 रुपये बनेगा, प्लस 12.5% बनेगा जो अमाउंट 12 लाख को एक्सीड कर रहा हो। सही है। मिसाल के तौर पे किसी की अगर 15 लाख सैलरी है, तो जो 3 लाख हैं उस पे 12.5% बनेगा, उसके अलावा प्लस आपको 15,000 एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है। तो ये स्लैब है, ये आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हो। ये वैसे जुलाई 2023 का है। ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 24 का भी बजट में आ गया होगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है। एफबीआर के ऑफिशियल साइट पे भी आप लोगों को टैक्स स्लैब मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, वो इसलिए, वो ऑब्वियस सी बात है, वो इसलिए जा रही थी क्योंकि हमने टैक्स रेट ही इतना हाई दिया हुआ है ना। वो कहाँ 2.5% लग रहा था, वो भी कब? जब सैलरी जो है वो सालाना 6 लाख से एक्सीड करे, और हमने जो है उस पे 25% का टैक्स लगाया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, सैलरी जो है वो टैक्स जो है हमने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। इतना ज़्यादा लगेगा नहीं टैक्स। तो अगर हम इसको कर दें 2.5 फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारा अमाउंट जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव में आ जाएगा। अभी भी कुछ, क्योंकि उन्होंने छुट्टियां ही इतनी करी हुई हैं, तो जो है वो अमाउंट उनका नेगेटिव में आ रहा है, बट वो छुट्टियों की वजह से आ रहा है। ठीक है ना। वो छुट्टियों की वजह से आ रहा है। वो ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने पूरे मंथ ही नहीं आया तो उनको सैलरी तो कोई जाएगी नहीं ना। अगर डिडक्ट करना है तो पूरा अमाउंट ही डिडक्ट होगा, तो उनका टैक्स जो है वो यहाँ पे निग्लेजिबल होगा, उसको अवॉइड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पूरे 22 दिन ही नहीं आए। तो उनको किसी बात की सैलरी मिलेगी नहीं। जब सैलरी नहीं मिलेगी तो टैक्स किस बात का? ठीक है। नहीं, जब सैलरी देनी नहीं है, जब उनको चेक इशू नहीं करना, तो फिर जो है वो किस बात की जो है वो होगी। अच्छा, अब यहाँ पे सुन लो एक टास्क। सही है। टास्क बड़ा सिंपल सा है। टास्क क्या है कि भाई ये जो अलाउंसेस हैं, ये अभी मैंने दिए थे सीधे सीधे सबको एक जैसे, कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने दे दिया 10%, मेडिकल अलाउंस दे दिया 15%, और रेंटल अलाउंस मैंने दे दिया 6%। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक क्राइटेरिया, एक एरे। क्या क्या पोस्ट है मेरे पास? मेरे पास है मैनेजर, मेरे पास है सीनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर, डिजाइनर, इंटर्न, स्टाफ। ठीक है। ये आ गई मेरी पोस्ट। ठीक है। फिर मेरे पास आ गए अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, रेंटल। ठीक है। मैनेजर जो है उसको मैं मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा हूँ, जो उसकी बेसिक पे है उसका 17%। सही। ये परसेंटेज रेट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सारा जो भी वैल्यू है। ठीक है। मेडिकल अलाउंस उसको मैं दे रहा हूँ 40%, और मैं रेंटल अलाउंस उसको दे रहा हूँ 40%। ठीक है। क्योंकि उसका उसका मेडिकल, उसकी फैमिली का मेडिकल सब जो है वो कंपनी ने किया हुआ है कि भाई तुम मैनेजर हो, और रहने के लिए एक घर भी दिया हुआ है और एक गाड़ी भी दी हुई है, तो क्योंकि मैनेजर है वो। जो डेवलपर अलाउ है, हमारे सीनियर डेवलपर को मैं दे रहा हूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस 15%, जूनियर को मैं दे रहा हूँ 10%। मेडिकल अलाउंस सीनियर डेवलपर को दे रहा हूँ मैं
30%। रेंटल अलाउंस कोई नहीं। जूनियर डेवलपर को दे रहा हूँ मैं मेडिकल अलाउंस 14%। रेंटल अलाउंस कोई नहीं। डिज़ाइनर को सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा हूँ, वो भी 7%। ठीक है, मेडिकल अलाउंस कोई नहीं, रेंटल अलाउंस कोई नहीं। इंटर्न को मैं दे रहा हूँ 5%, ट्रांसपोर्ट 0 0। और स्टाफ को मैं कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एरे है, इसके हिसाब से आप लोगों ने इनके अलाउंसेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा दूं। अभी तक तो जो हमने काम किया, हमने मैनुअली वो लिख ली, लेकिन अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा एक कहीं जैसे लिस्ट होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारी पोजीशन की लिस्ट आ रही है, तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं दिखाऊं, इस जगह पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। इस जब एरो को मैं क्लिक करूंगा तो ये जो फॉन्ट स्टाइल की लिस्ट है वो सारी लिस्ट आ जाएगी मेरे पास। मैं यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी डेजिग्नेशन की लिस्ट है ना, इसमें भी एक एरो बना हुआ आ जाए। अब जैसे ये अली है, इसकी डेजिग्नेशन मैंने मैनुअली लिखी ना, मैनेजर। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस लिस्ट में से इसको सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो वो काम किस तरह से होगा? सबसे पहले तो आपने अपनी लिस्ट उठानी है, इसको करना है कॉपी। कॉपी क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे दोबारा टाइप ना करनी पड़े। ठीक है, और कहीं जाके पेस्ट कर दिया। सही है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लिया हुआ है पहले से, हमारे पास यही डेजिग्नेशंस हैं, टोटल 6। सही है, ये टोटल 6 डेजिग्नेशंस हैं, हमने इसी पे वर्क करना है। तो अब चाहो तो इसको कोई नाम दे दो, या बगैर नाम के भी इसकी सिलेक्शन डायरेक्ट हम सेव करवा सकते हैं। किस तरह से? हमने यहाँ से जाना है डेटा के टैब में, और डेटा में हमारे पास एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन का, डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन का। सही है। डेटा वैलिडेशन में क्या होता है, हम किसी भी रेंज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सेल की रेंज को, कि उसमें वो खास किस्म का डेटा ही हमें चाहिए, उसके अलावा कोई डेटा नहीं चाहिए। एक न्यू शीट ले लेता हूँ, उस पर इसको आपको समझाता हूँ, फिर हम वापस आते हैं इधर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक शीट है, इसमें मैंने एक सिलेक्शन कर ली, और सिलेक्शन ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि कौन सी सिलेक्शन है, तो इसको एक खास बॉर्डर दे दिया ताकि ये मुझे नजर आए सिलेक्शन। ठीक है, इस सिलेक्शन को मैंने सिलेक्ट किया, डेटा टैब पे आया, डेटा वैलिडेशन पे आया, और यहाँ पे देखो डेटा वैलिडेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया डेटा वैलिडेशन का। यहाँ पे आ गया वैलिडेशन क्राइटेरिया। अभी ये अलाउ हुआ है एनी वैल्यू पे। ठीक है, मैं इसको क्लिक करके इसको चेंज कर सकता हूँ। होल नंबर, सबको पता है होल नंबर क्या होता है। डेसिमल्स, सबको पता है डेसिमल्स क्या होते हैं। लिस्ट, एक लिस्ट हम बना के दे सकते हैं। डेट, सबको पता है डेट का क्राइटेरिया क्या होता है, मंथ, डेट और ईयर। ठीक है, टाइम, टाइम भी हम ले सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ पे भी हम लगा सकते हैं कि जैसे अगर कोई 5 करेक्टर लिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है हमने। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट नंबर की एक फिक्स टेक्स्ट लिमिट होती है, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। उसी रेंज का डेटा जो है वो ये एक्सेप्ट करे, उसके अलावा एक्सेप्ट ही ना करे। ठीक है ना। जैसे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर में मेरे ख्याल से 11 डिजिट होते हैं, 13 डिजिट होता है। 11 डिजिट होते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं 11 डिजिट की लिमिट इस पे लगा रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे इसने मुझे डेटा का ऑप्शन दे दिया है कि किस तरह की आपने वैलिडेशन लगानी है। मैं चाहूँ मैं इसको बिटवीन दे सकता हूँ, कोई भी 2 वैल्यूज दे दूँ, उसके बीच का डेटा होना चाहिए। उससे ज़्यादा का हो एक्सेप्ट नहीं करे, उससे कम का हो एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, नॉट बिटवीन, कोई 2 रेंज दे दी, उससे कम या ज़्यादा हो तो एक्सेप्ट करे, उसके बीच का हो तो एक्सेप्ट ना करे। इक्वल टू, इक्वल टू मैं सिर्फ एक ही लेंथ में दे सकता हूँ, ये होगी तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा नॉट इक्वल टू, अब जो मैं लेंथ दूंगा उस लेंथ का अगर कोई डेटा आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेगा।
ठीक है, ऐसे ही ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे ऑप्शंस समहाउ आपको पढ़ के ही समझ में आ गए होंगे कि ये क्या काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ से इक्वल टू लिया, इक्वल टू लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया 11। ठीक है, ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया, कोई कोई चेंजिंग नहीं हुई मेरी इस रेंज पे, कुछ अप्लाई नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे लिखा 0, इंटर किया, इसने मुझे दे दिया एक एरर। क्या दे दिया? दिस वैल्यू डजंट मैच डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ठीक है, अब मेरी चॉइस है मैं इसको रिट्राई करूं। रिट्राई करूंगा, ये दोबारा उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, कैंसिल कर दूंगा तो ये उस डेटा को रिमूव कर देगा। ठीक है, बाकी हेल्प का ऑप्शन है, वो हेल्प पेज खोल देगा आपको बताने के लिए कि डेटा वैलिडेशन किस तरह से काम करता है और उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी देखो मैं एक मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ इसमें। हाँ, 11 डिजिट नहीं हुआ क्या? अच्छा, जनरली क्या होता है, जो हमारा ये जीरो होता है ना, ये स्टार्टिंग में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वो किया एडिट, आप लोगों ने देखा होगा कि वो 3 जो है वो गायब हो गया। तो मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 0 लिखना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने टेक्स्ट का ये सेल का जो इसकी जो फॉर्मेट है वो चेंज करना होगा। ये आप होम टैब पे आएंगे, होम टैब पे यहाँ पे आपको नंबर्स के ऑप्शन में एक मिल जाएगा जर्नल लिखा हुआ। सिंपल इस पर क्लिक करें और इसको क्लिक करके टेक्स्ट कर दें। अब आप 0 लिखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जनरली जब भी आप एक्सेल शीट में मोबाइल नंबर लिखेंगे, वो 0 स्टार्टिंग में होगा तो वो 0 ओमिट कर देगा, गायब कर देगा, ख़त्म कर देगा, और बाकी पूरा नंबर आपका ले आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब ऐसे ही वापस आ जाते हैं डेटा टैब पे, डेटा वैलिडेशन पे आते हैं। अब मुझे मिसाल के तौर पे टेक्स्ट नहीं, मुझे एक लिस्ट चाहिए, मैं इसको एक लिस्ट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। डेटा मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ पे मैं आया इस सिलेक्शन से हटके, और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली कुछ डेजिग्नेशंस की। मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क। ठीक है, 3 नाम ले लिए बस। डेटा मैंने सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, मतलब सेल सिलेक्ट किए जहाँ पे मुझे वो डेटा चाहिए। यहाँ से जाके मैंने लिस्ट सेलेक्ट की। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद जो सोर्स है, इसमें अभी 11 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखें एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा है, जैसे ही मैं इस आइकन को क्लिक करूंगा, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ हुआ था वो छोटा हो गया, और अब मैं सिलेक्शन मोड में हूँ। ठीक है, तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे हमने जब डिफाइन नेम का ऑप्शन देखा था, तो उसमें भी सिलेक्शन आपकी लॉक ऑटोमेटिक हो रही थी। ठीक है, दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक किया, ये मेरे पास रेंज आ गई, इसको मैंने ओके किया। जैसे ही ओके किया, यहाँ पे देखो एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ गया, जैसे होम पे हमारे पास टेक्स्ट के साथ बना हुआ आ रहा था, फॉन्ट स्टाइल के साथ। अब मैं इस पे क्लिक करके, जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो वो तीनों पोजीशंस मेरे पास यहाँ पे गिवन है। अब मैं इसमें से कोई सी भी सिलेक्ट करूंगा वो आ जाएगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मुझे फिर से एरर दे देगा। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अलावा भी अगर कोई और कुछ लिखना चाह रहा है तो वो लिख सके, उसको एरर ना दे। ये मतलब ये एरर तो दे, उसको बताए तो कि भाई ये लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना, इसके अलावा सेटिंग्स में हमने ये सारी सेटिंग्स करी थी, इसके अलावा हमारे पास इनपुट मैसेज का ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम अपनी मर्जी से कोई मैसेज भी लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे
ठीक है। अच्छा, कैपिटल स्मॉल का वो अवॉइड करिएगा आप लोग। क्योंकि मैंने जो है वो कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है और उल्टा टाइप कर रहा है कीबोर्ड मेरा। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी मैसेज, जो भी आपको मैसेज लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पे ठीक है, ये मैंने करके इसको ओके किया। ओके करने के बाद अब देखो ये मैसेज आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये एरर मैसेज नहीं था, ये हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए मैसेज था। ठीक है, नहीं चाहिए, दोबारा इस पर क्लिक करो, इस मैसेज को रिमूव कर दो। अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, जब मैं ओके करूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और ऐसे ही एरर अलर्ट, इस पे आ जाओ। अब यहाँ पे जो है वो हम वो वाला मैसेज लिख सकते हैं जो मैंने उधर लिख दिया था। अच्छा, इसमें भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है स्टाइल्स के, जैसे ये स्टॉप का ऑप्शन है। स्टॉप में क्या होगा, या तो एक्सेप्ट होगा, सही है, या फिर उसको चेंज करो। अगर डेटा जो डेटा वैलिडेशन आपने अप्लाई करी हुई है वही अगर डेटा डालोगे तो सही है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा ये। अदरवाइज उस डेटा को चेंज करो। अभी जो इतनी देर से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे कुछ मैसेज लिख दूं मैं ताकि मैं मैसेज भी दिखा दूं आप लोगों को। ठीक है, ये स्टॉप का साइन आ गया, ये आपका वो टाइटल आ गया जो आपने दिया हुआ था, और ये मैसेज आ गया। अब या तो मैं इसको रिट्राई करूं, रिट्राई करूंगा तो ये हाईलाइट कर देगा कि मैं डेटा चेंज कर दूं, या फिर मैं इसको कैंसिल कर दूं, कैंसिल में ये रिमूव कर देगा डेटा खुद ही। ठीक है, और ऐसे ही स्टॉप के अलावा वार्निंग का ऑप्शन है। ठीक है, वार्निंग में क्या होगा, देखो मैंने कुछ डेटा लिखा उसके बाहर से, अब इसने मुझे एक अलग टाइप का एरर दिया और मुझसे पूछ रहा है कंटिन्यू करना है। अगर मैं यस कर दूंगा तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर मैं नो कर दूंगा तो ये इसको हाईलाइट कर देगा कि मैं एडिट कर दूं, और अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये उसको खुद से रिमूव कर देगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे वार्निंग हो गया, स्टॉप हो गया, ऐसे ही हमारे पास होता है एक इंफॉर्मेशन का ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, अब ये ब्लू कलर का आ गया, मैं ओके कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और मैं कैंसिल कर दूंगा तो कैंसिल कर देगा। ठीक है, मैसेज जो भी आप देना चाहो मैसेज आप दे सकते हो। डेटा वैलिडेशन नहीं चाहिए, सिलेक्शन करो जहां पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करी हुई है, डेटा वैलिडेशन पे जाओ, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है आपका, सॉरी, डेटा वैलिडेशन पे डायरेक्ट क्लिक करो, सेटिंग्स पे आओ, सेटिंग्स पे अलाउ के ऑप्शन में आप आके एनी वैल्यू कर दो, ओके करो। अब एनी वैल्यू अलाउ है, अब आप कुछ भी लिखो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से करके आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू वर्किंग कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो। अभी हमने फिलहाल ये लिस्ट बनाई थी, अब हम दोबारा अपनी मेन शीट में जाते हैं, और वहाँ पर जो है जो लिस्ट हमने ली हुई थी उसको जो है वो डेजिग्नेशन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये साइड पे लिस्ट है, हम वापस आकर डेजिग्नेशन पे, ये डेटा हमने रिमूव कर दिया क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है, हम डेजिग्नेशन उससे लेंगे। ठीक है, चाहो तो पूरा सिलेक्ट कर लो नीचे तक। ठीक है, ताकि बाद में भी अगर चेंज करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मतलब कोई और ऐड होता है, कोई और एम्प्लॉय आता है तो उसको भी हम अ, तरीके से उसकी डेजिग्नेशन जो है वो अप्लाई कर सकें। डेटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट किया। अच्छा, पूरा क्यों नहीं आ रहा ये, अच्छा सोर्स में जाके जो है ना, सोर्स सिलेक्ट करनी है। इसमें बिटवीन का ऑप्शन नहीं होता लिस्ट में। ऑब्वियस सी बात है, लिस्ट जो है वो आप सोर्स उसको बताओगे
तो वो फिर जो है वो सोर्स आपको देगा, इसलिए ये डिसेबल आ रहा था। मैंने कहा ये क्यों डिसेबल आ रहा है। ठीक है, अब ये आपका आ गया। पोस्ट पे मैंने जैसे ही कर्सर रखा कहीं और नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यही वाला सेल सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये पूरी डेजिग्नेशन आ रही है, मुझे जो भी डेजिग्नेशन देनी है इसको मैंने दे दी, इसको जो भी डेजिग्नेशन देनी है मैंने दे दी, इसको जो भी डेजिग्नेशन देनी है, मिसाल के तौर पे 2 मैनेजर हैं, दोनों की डेजिग्नेशन दे दी। ठीक है, तो इस तरह से करके हम डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर सकते। अब करना ये है कि डेजिग्नेशन आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है, बेसिक सैलरी उसकी देनी है, भले डेजिग्नेशन उसकी जो है वो बेसिक सैलरी उसकी कुछ भी हो, मिसाल के तौर पे बेसिक सैलरी है इसकी 5,000। ठीक है, लेकिन अगर ये मैनेजर है तो इसको इस रेट के हिसाब से अलाउंसेस मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये है टास्क। टास्क मैं क्लासरूम पे भी डाल दूंगा, इसके फॉर्मूले वगैरह भी जो है वो मैं क्लासरूम पे डाल दूंगा लेक्चर के साथ, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये जो टेबल बना है ये भी मैं क्लासरूम पे डाल दूंगा। इस हिसाब से जो है वो आपने अम, वो करना है, अलाउंसेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन? मैसेज पे टाइप कर दो अगर नहीं है कन्फ्यूजन कोई तो, ताकि फिर क्लास वाइंड अप करें। ठीक है, चलें ये देख लीजिएगा, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो कुछ और फंक्शंस, कुछ और टूल्स पढ़ेंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल होंगे आप लोगों के लिए। और जो कुछ लोग समझते हैं कि वो एडवांस एक्सेल का हिस्सा है, बट वो एडवांस एक्सेल का हिस्सा नहीं है, जैसे पिवट टेबल हो गया आपका। ठीक है, पिवट टेबल एडवांस एक्सेल का हिस्सा नहीं है, लेकिन लोग इसको एडवांस एक्सेल ही समझते हैं। काम काफ़ी आसान हो जाता है पिवट टेबल से, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह पिवट टेबल किस तरह से काम करता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लास वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मतलब मंडे को आप लोगों से मुलाकात होती है।